केवल कितना हम पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कैसे शोध करते हैं, कितना शोध करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब इस बात का है कि उस अपने पढ़ाई का, अपने ज्ञान का, अपने शोध के निष्कर्षों का, अपने शोध की संस्तुतियों का व्यवहारिक जीवन में, सामुदायिक हित में, समाज हित में और राष्ट्र हित में इतना उपयोग करते। मैं जितेंद्र बुटोला जी को, इनके बारे में बहुत परिचित था, लेकिन संजीव जी यूनिवर्सिटी श्रीनगर में है, मैं कभी मिलना चाहूंगा। अभी जी आप बहुत अच्छे सूत्रधार हैं भाई, आपने सबको हमसे मिला दिया। और इसलिए भी कि जो मेरे रुचि क्षेत्र है, जिस पर मेरी बार बार निगाह जाती है, यदि भारत निर्भर बने तो वोकल फॉर लोकल जो मात्र एक स्लोगन है, विकास है, एक माध्यम, विकास का सिद्धांत, एक विकास का एक मॉडल है। और इस मॉडल को धरातल पर ग्रामीण क्षेत्र में आपकी टीम जितेंद्र बुटोला जी के नेतृत्व में दे रही है। और आप जैसे उन्हें सहयोग प्राप्त है, सहयोग का तकीन प्राप्त है। तो मैं तो भाई बहुत अभी दूर हूँ, लेकिन मैं यहाँ से फिर आप लोगों को साधुवाद देता हूँ। और संजीव जी, आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। जो मेरी रुचि का भी उसको दिया घर बैठे, तो आपको शुभकामनाएं देते हुए, प्रोफेसर जितेंद्र बुटोला जी को शुभकामनाएं देते हुए, सौरभ को शुभकामनाएं देते हुए, और इस चर्चा को भी सफलता शुभकामना देते हुए अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद। वंदे मातरम। धन्यवाद माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर के.एन. सिंह। नाउ माननीय कुलपति महोदय हमारे साथ प्रयागराज इलाहाबाद से जुड़े हुए थे, और यह हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि जहां हम एक तरफ शिव भूमि सेवा दल भरमौर की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे मुख्य वक्ता श्रीनगर गढ़वाल से हैं, और हमारे आज की अध्यक्षता कर रहे और माननीय मुख्य अतिथि महोदय प्रयागराज से हैं। तो ये हमारे लिए एक भोलेनाथ शिव का भी एक आशीर्वाद है कि भारत वर्ष के विभिन्न कोनों से जुड़े हुए हैं। माननीय कुलपति महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप प्रयागराज से हम सभी को आशीर्वाद देने के लिए जुड़े। अब मैं अधिक समय ना लेता हुआ सीधा डॉक्टर जितेंद्र बुटोला जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने अनुभव हम सभी के साथ साझा शेयर करें। और फेसबुक लाइव पर जुड़े हुए सभी सज्जनों से मेरा अनुरोध है कि अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा या कोई प्रश्न हो तो आप हमारे फेसबुक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और व्याख्यान के अंत में हम चाहेंगे कि उसमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न या जिज्ञासाएं होंगी, उन जिज्ञासाओं और प्रश्न को हम आज के माननीय मुख्य अतिथि वक्ता के समक्ष रखेंगे और कुछ जिज्ञासाओं को पूर्ण करने की हम कोशिश करेंगे। ओवर टू यू डॉक्टर जितेंद्र बुटोला जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शर्मा जी। सबसे पहले तो मैं मेरे परम स्नेही मित्र डॉक्टर संजीव शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और साथ ही धन्यवाद करता हूं शिव भूमि सेवा दल का और उससे जुड़े हुए श्रीमान अनिल जी का, बालीराम जी का, जिन्होंने कि आप सभी के बीच में मुझे आज आने का मौका दिया। और फेसबुक के मेरे सारे जुड़े हुए सारे मित्र और दर्शक जितने भी हैं, सभी को प्रणाम करते हुए
मैं संक्षिप्त में पहले अपनी बात रखना चाहता हूँ। जैसे कि मेरा परिचय डॉक्टर शर्मा जी ने दिया है, मैं उत्तराखंड के जनपद रुद्रप्रयाग का रहने वाला हूँ और मेरी जो शिक्षा है, उच्च शिक्षा है, जो मेरा शोध कार्य है, वो अधिकांश उसमें समय हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में हुआ है। वहाँ पर पर्यावरण संस्थान है, उससे मेरा शोध कार्य हुआ है। शोध कार्य मैंने वहाँ से पूरा करके, और लगभग मैं हिमाचल प्रदेश में 9 सालों तक मैंने शोध कार्य किया, जिसमें मुख्य विषय मेरा जड़ी बूटी की प्राकृतिक अवस्था जो है, जड़ी बूटी का स्टेटस जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर, उसमें विलुप्त होती हुई जड़ी बूटियों की जो स्थिति है वो किस प्रकार से है, और साथ ही उन जड़ी बूटियों को खेती के माध्यम से संरक्षित करना, खेती के माध्यम से स्थानीय ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार विकसित करना, उसकी मार्केटिंग करना, इस प्रकार के विषय पे मैंने काफी वर्षों तक जो है वहां पर काम किया। तो इस नाते मैं ये मानता हूं कि मेरा जो अपना जन्मस्थल है उत्तराखंड और जो मेरा कार्यस्थल है हिमाचल प्रदेश, दोनों जो ये प्रदेश हैं, ये भौगोलिक रूप से भी और बहुत सारी चीजें यहाँ पर हम ये देखने में आता है कि मिलती जुलती हैं। और इस प्रकार से जैसे वनस्पति की मैं बात अगर करूं तो यहाँ पर जो वनस्पति उत्तराखंड में है, उसी प्रकार की जो वनस्पति है, उसी प्रकार का जो वातावरण है, उसी प्रकार की जो मिट्टी है, और उसी प्रकार से मिट्टी से जुड़े हुए जो कार्य होते हैं वो दोनों प्रदेश में बहुत समान होते हैं। तो जब मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूं तो यही बातें अगर हम देखें तो ये हिमाचल प्रदेश के लिए भी पूरी तरह से लागू होती हैं। और जो कार्य हम यहाँ पर मैं आपके बीच में लाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो हम कर रहे हैं कार्य, उस प्रकार का सारा कार्य जो है अगर हम इसको देखें तो हिमाचल प्रदेश में भी बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता है, क्योंकि उसी प्रकार का वातावरण और उसी प्रकार का जो भौगोलिक स्थितियां परिस्थितियां वहां पर हैं। तो मैंने मेरा जो विचार ये है कि मैंने अपनी शिक्षा जो है जड़ी बूटियों पर, उच्च शिक्षा जब पूर्ण करने के बाद ये सोचा कि ये जो मेरी शिक्षा इतने वर्षों की रही है वो किस प्रकार से मैं जनमानस तक इसको पहुंचाऊं और इसका फायदा जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे मिले, ताकि जो एक शिक्षा का एक जो सही मायना होता है कि उसका प्रैक्टिकल अप्रोच में लोगों की जीवन को बदलने में, लोगों को किसी न किसी प्रकार से फायदा पहुंचाने में और पर्यावरण को किसी न किसी प्रकार से संरक्षित करने में अगर हमारी शिक्षा का कहीं ना कहीं योगदान होता है तो वही शिक्षा का मुझे लगता है कि एक मायना है। तो इन्हीं बातों को मैंने अपने विचार करते हुए मैं जब हिमाचल प्रदेश से सन 2009 में वापस आया तो मैंने सबसे पहले ये देखा कि देखिए उच्च शिक्षा के बाद रोजगार तो कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाता है उस क्षेत्र में, लेकिन अगर रोजगार से सिर्फ अपने ही जीवन को अच्छा करते हैं, अपने ही परिवार का भरण पोषण करते हैं, अगर हम ऐसा कोई कार्य करें जिसमें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचे, तो उसके लिए मैंने सबसे पहले अपने गांव को चुना। जनपद रुद्रप्रयाग के जखोली ब्लॉक में मेरा जो गांव है, वहां पर हमारी जो स्थिति ऐसी है कि ज्यादातर खेती वहां पर लोग जो करते हैं, गेहूं, चावल, इस प्रकार की वहां पे फसलें होती हैं और बहुत कम मात्रा में वहां पर औषधीय पादप जो पारंपरिक रूप में देखें तो सिर्फ उसके नाम पे थोड़ा बहुत अदरक और हल्दी की वहां पे खेती होती थी। तो मैंने सबसे पहले अपने क्षेत्र में वापस आकर 2010 में, आज से 10 साल पहले जो है, वहाँ की स्थिति पर लगभग 6 महीने जो है मैंने वहां पर पूरे क्षेत्र भ्रमण करके देखा कि वहां पर क्या हो सकता है। तो मुझे सबसे पहले मुझे ये लगा कि लोगों का रुझान जो है, जो मैं लोगों से बात करता था तो लोगों का रुझान ज्यादातर ये था कि भाई देखिए नौकरी अगर मिल जाती है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ हो नहीं सकता है।
तो फिर मैंने उदाहरण का वहां पर एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए अपने ही घर में जो है एक संस्था जो है बनाई वहां पर स्थानीय लोगों को मिलके, और हम 10 लोगों ने वहां पर मिलकर एक संस्था बनाई जिसका नाम ह्यूमन इंडिया है। ह्यूमन का जो अर्थ है हिमालयन यूनियन फॉर मैन एंड नेचर, मानव और पर्यावरण के लिए हमने ये संस्था का वहां पे जो है मिलके बनाई। और सबसे पहले मैंने जो अपनी अधिकांश भूमि जो थी उसमें मैंने ये जड़ी बूटी का काम अपना शुरू किया। तो जड़ी बूटी का काम जब मैंने शुरू किया तो मेरे जो घर वाले और आस पड़ोस के लोग थे वो बहुत आशंकित थे कि ये काम जो है ये बहुत रिस्क का काम है, और अधिकांश ये देखने को आता है, उस समय ये स्थितियां थी, आज तो बहुत बेहतर है स्थिति, कि लोग कुछ हट के काम करने में बहुत रिस्क समझते थे। तो उन्होंने कहा भाई ये काम तो आप जो कर रहे हो हम लोग तो इसमें आपके कोई साथ देने वाले नहीं है, आप ये काम खुद ही करके देख लीजिए। तो मैंने अपने जहाँ पर हमारा जो धान और गेहूं और ये इस प्रकार की फसलें थी उसको छोड़कर मैंने जो है सबसे पहले वहां पर तुलसी और तुलसी, कैमोमाइल और एक स्थानीय वहां पर कुंजा होता है, ये 3 चीजों का मैंने वहां पर खेती का शुरुआत किया। और 1 साल के अंदर मैंने लगभग अपनी 30 नाली जो भूमि है उसमें पूरा का पूरा इन चीजों को लगा दिया। तो इस प्रकार से हमारी यात्रा शुरू हुई। और फिर मैंने ये देखा कि हमारा जो स्थानीय क्षेत्र है वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका प्रयोग हम जो है लघु उद्योग को स्थापित करने में कर सकते हैं। जैसे वहां पर तेज पत्ता है जंगल में, और नेरपाती का पौधा होता है, बहुत सुगंधित पौधा होता है, और कुंजा एक पौधा होता है जिसको यहाँ कुंजा कहते हैं, वो होता है, और कंडाली जो है बिच्छू घास वो होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हमने देखी कि वहां पर हैं। तो इससे क्या हो सकता है ये सोचते हुए मैंने वहां पर सबसे पहले स्थानीय वहीं पर हम हमारे 2 मित्र थे वहां पर, उनको मैंने कहा कि भाई अगर आप साथ दो मेरे साथ एक छोटा सा उद्योग लगाने में, तो मैं आपको कुछ प्रशिक्षण दे सकता हूं, और आप मेरे घर पे ही मैं एक कमरा तैयार करके इस पे एक छोटा सा उद्योग लगाना चाहता हूं। तो वो मेरे साथ तैयार हो गए और मैंने जो है वहां पर बैंक से 5 लाख रुपए का लोन लेकर एक छोटी सी इकाई की शुरुआत किया। तो इस प्रकार से हमारी यात्रा शुरू हो गई, और हमने जो है धीरे धीरे अपने आसपास के लोगों को जोड़ने का प्रयास करना शुरू कर दिया। और उसके बाद हमारे पूरे जनपद के अंदर 20-25 लोग तैयार हो गए कि जिनको मैंने बीज देना शुरू कर दिया और खेती की हमारी शुरुआत हो गई। तो ये एक छोटी सी शुरुआत हुई, इसको मैं आगे विस्तृत रूप से बताऊंगा। ये मेरा विचार और क्यों मुझे इतना इसके ऊपर विश्वास है कि हमारा प्रदेश जो है उत्तराखंड, ये जैविक खेती में और हर्बल की खेती में, जड़ी बूटी की खेती में विश्व भर में और अपने देश में जो है अग्रणी हो सकता है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन हो सकता है। क्यों मैं ऐसा सोचता हूँ, इसके लिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कुछ स्लाइड के माध्यम से समझाने का, दिखाने का प्रयास करूंगा कि यहाँ पर क्या क्या संभावनाएं हैं। संजीव जी अगर आप सुन रहे हैं तो डॉक्टर साहब आप अपना वीडियो इसमें मदद करें, वीडियो ऑफ कर दें आप। प्रस्तुतिकरण में यहाँ पर स्लाइड के माध्यम से। जी ठीक है डॉक्टर साहब। फुल स्लाइड पे कर दें डॉक्टर साहब, और आप वीडियो ऑफ कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा वेवलेंथ में प्रॉब्लम है अपना। ठीक है जी। फुल व्यू आगे दिख रहा है शेयर? हाँ फुल स्लाइड में कर दीजिए सर, स्लाइड मोड में कर दीजिए जी। तो मैं
उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर बात करना चाहता हूँ कि जैसे ये स्लाइड पे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि हमारा इस प्रकार से हिमाचल की भी मैं बात करूंगा। यहाँ पर जड़ी बूटियों का जो हमारा हर्बल प्रदेश डिक्लेयर हुआ था वो 2002 में हमारी प्रदेश सरकार ने जड़ी बूटी प्रदेश के रूप में इसको इसका डिक्लेयर किया था। लेकिन हम अगर देखें तो हमारे उत्तराखंड में जो जड़ी बूटियों का जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड के हिसाब से देखें वैसे तो पूरे हिमालय क्षेत्र में देखें तो 18,000 से ज्यादा जड़ी बूटी की यहाँ पे प्रजातियां हैं, और पर्टिकुलर इस क्षेत्र में देखें तो 1600 से ज्यादा हमारी ऐसी प्रजातियां हैं जिनका प्रयोग जो है विभिन्न आयुर्वेद की विभिन्न दवाइयों को बनाने में प्रयोग में आती हैं। तो इस प्रकार से ये प्रदेश अपने आप में ही जड़ी बूटी प्रदेश है, जो प्रकृति ने यहाँ पर हमें इतनी बड़ी मात्रा में जड़ी बूटियां दी हैं। और ज्यादातर ऐसी जड़ी बूटियां जिनको हम नेटिव जड़ी बूटियां कहते हैं वो हैं कि जो उत्तराखंड के अलावा कई सारी जड़ी बूटियां ऐसी हैं जो उत्तराखंड के अलावा कहीं नहीं होती हैं, वो उत्तराखंड क्षेत्र में ही पाई जाती हैं। और कुछ ऐसी जड़ी बूटियां जिनको हम एंडेमिक प्रजातियां कहते हैं जो कि सिर्फ एक पर्टिकुलर क्षेत्र में होती हैं। जैसे कूट एक जड़ी बूटी है, वो सिर्फ कश्मीर में ही होती है, तो उसको हम एंडेमिक कहते हैं कश्मीर के लिए। और साथ ही हम देखें तो यहाँ पर हमारी जो पारंपरिक चिकित्सा है, जो हमारे वैद्य लोग हैं, 250 से ज्यादा हमारे वैद्य लोग हैं जो जड़ी बूटी का यहाँ पर प्रयोग करते हैं, और सालों साल से कई पीढ़ियों से जो है वो इन जड़ी बूटियों का प्रयोग कर रहे हैं। उसके बाद हम देखें तो हमारा ये देवभूमि है उत्तराखंड, इसमें जो है हमारी जो मिट्टी है, अभी सरकार ने कई हमारे जो जिले हैं उनको, जैसे मेरा जिला है रुद्रप्रयाग, उसको भी ऑर्गेनिक जिला मतलब जैविक जिला घोषित कर दिया है। लेकिन यहाँ की मिट्टी हम देखें तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का इस प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं है, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की, बहुत ही उन्नत क्वालिटी की जो है मिट्टी है, जिसमें कि हम इस प्रकार की चीजों की खेती कर सकते हैं जिसका एक्सपोर्ट करने के लिए मटेरियल हम पैदा कर सकते हैं। और अभी जो है बहुत सारे क्षेत्र हमारे सरकार ने ऑर्गेनिक भी डिक्लेयर कर दिए, जिनमें हमारी जड़ी बूटियां अभी हमने कुछ एक्सपोर्ट भी की हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। और हमको बहुत अच्छा जो है रिस्पॉन्स पूरे देश दुनिया से इसमें मिल रहा है। यहाँ पर जो जड़ी बूटी की खेती करने के लिए सरकार ने बहुत अच्छे पॉलिसी डिसीजन भी किए हैं उत्तराखंड में, जिसमें कि हम देखें तो जैसे महत्वपूर्ण 2-4 चीजें हम देखें सरकार के फैसले, जिनमें जड़ी बूटी की पौध का बीघा होता है हिमाचल प्रदेश में, तो 5 नाली का मतलब लगभग 1 बीघा से ज्यादा अगर कोई किसान जड़ी बूटी की खेती करना चाहता है तो सरकार उसको जो है पौध फ्री में देती है, निःशुल्क पौध देती है। और साथ में तकनीकी शिक्षा के लिए, तकनीकी प्रशिक्षण के लिए समय समय पर उसका भी प्राविधान है, और साथ में जो है उसको बिक्री के लिए भी यहाँ पे एक सिस्टम बना हुआ है। तो इस प्रकार की बहुत अच्छी पॉलिसी सरकार ने यहाँ पे बनाई है। और हमारे प्रदेश में यहाँ पे उत्तराखंड में देखें तो हर्बल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट करके जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान जनपद चमोली में है, जिसकी 3 जनपद, अलग अलग जनपद में टिहरी, उत्तरकाशी और जो है चमोली में, और अभी यहाँ पे पिथौरागढ़ में शाखाएं खुली हुई हैं, जिसमें किसानों को जोड़ने के लिए और उनका निःशुल्क पंजीकरण करने के लिए वहां पर हमारे वैज्ञानिक लोग होते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो हमारे प्रदेश की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत बड़ी है कि जो जड़ी बूटी की खेती करने के लिए यहाँ पे अच्छा एक माहौल है। और हम अगर देखें हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, तो हमारे पास ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनका जो मांग है, जिनकी जो मांग है वो न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व भर में है। जैसे हम देखें तो आपका, और वो उसकी खेती पूरी दुनिया में मैं कहूँ तो सिर्फ उत्तराखंड में ही अभी खेती हो रही है, और उसका जो इम्पोर्टेंस है वो पूरी दुनिया में है, उसकी मांग पूरी दुनिया में है। लीवर से संबंधित दवाइयों में इसकी बहुत बड़ी मांग है, और इसको चाइना भी बहुत कोशिश कर रहा है कि इस जड़ी बूटी को अपने यहाँ पे भारत से ले जाकर उसको अपने यहाँ पे इसकी खेती करने की। तो ये एक इस प्रकार से यहाँ पे कूट की, अतीस, जटामासी, ऐसी हमारे पास जड़ी बूटी हैं जिनका ग्लोबल इंपॉर्टेंस है। दूसरा हम देखें कि जो बाहर से कोई इन्वेस्ट करना चाहता है हमारे प्रदेश में, तो यहाँ पर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि किसानों के साथ वो बायबैक फार्मिंग करे, यहाँ पे अपना उद्योग लगाए, तो उसके लिए भी यहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और सरकार जो है, जैसे खासकर
वो प्रजातियां जो उच्च शिखरीय क्षेत्रों में होती हैं, जैसे कि आपका जो भरमौर वाला भी क्षेत्र है, उसमें मैं तो अच्छी तरह से जानता हूँ आपके क्षेत्र को बहुत अच्छी तरह। मैं कुल्लू और आपके मनाली, लेह, आपका जो ये वाला क्षेत्र है भरमौर, चंबा, किन्नौर वाला क्षेत्र है, यहाँ पे रहा हूँ। तो ये बहुत मिलता जुलता क्षेत्र है यहाँ पे हमारे नीतीमाणा और इन क्षेत्रों से। तो यहाँ पर जो 75% सब्सिडी सरकार जो है उसका प्राविधान दिया हुआ है। तो शायद मुझे लगता है कि वहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश में भी आपका स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है, उसमें भी ये 75% सब्सिडी इन क्षेत्रों इनमें होगा और किसान इसका लाभ शायद उठा रहे होंगे वहां पे। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इनमें हमें पूरे खेती की लागत का 75% पैसा जो है सरकार दे रही है। आगे हम देखें तो यहाँ पर बहुत बड़ा स्कोप है कि जड़ी बूटी की प्रोसेसिंग की जाए, उसका वैल्यू एडिशन किया जाए, उसके लिए प्रोडक्ट बनाए जाए, और ये काम हम यहाँ पे बहुत बखूबी से कर रहे हैं, जिसका मैं आज बात करूंगा। और साथ ही यहाँ पर जो है उन्होंने कुछ ऐसी फॉर्मूले जो है अपने पारंपरिक ज्ञान के माध्यम से तैयार किए हैं, उनका वैलिडेशन का भी यहाँ पे काम करने के लिए कुछ काम शुरू हो गया है और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिससे कई असाध्य रोगों के ऊपर यहाँ पे काम हो सकता है। और ऑर्गेनिक के लिए मैंने जैसे कि आप बात किया है कि पूरा ही यहाँ पर क्षेत्र ऑर्गेनिक क्षेत्र है। और यहाँ पर दूसरी ये है कि लोगों का जो रुझान है वो बहुत तेजी से बढ़ा है जड़ी बूटियों के ऊपर काम करने के लिए। और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं हमारे, उन पे ज्यादातर हमारी सरकार का फोकस है कि वहाँ पे उद्योग लगाए जाएं, और उसके लिए वो कई प्रकार से सहायता दे रही है। जैसे मनरेगा एक सरकार का जो कार्यक्रम है, उसमें 65% जो है मनरेगा के अंदर अभी जड़ी बूटी की खेती और उद्योग को बढ़ावा दिया गया है। और कोशिश जो है ये है यहाँ पे कि जो हमारी सप्लाई चेन है वो सीधा किसानों को फार्मेसी से जोड़ने की कोशिश है, जिसमें कि सप्लाई चेन को कम करके किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ देने की कोशिश है। और इस प्रकार से जो है पूरे स्टेट को एक जड़ी बूटी प्रदेश को जड़ी बूटी प्रदेश के रूप में जो है विकसित करने का यहाँ पर प्रयास है। अब मैं आपसे थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि इस समय उत्तराखंड में ये टॉप जो 10 क्रॉप हैं इनकी खेती यहाँ पे चल रही है, जो एक कमर्शियल खेती हो रही है, जिसमें हम ये आपको ग्राफ के माध्यम से हम दिखा रहे हैं कि 400 हेक्टेयर एरिया में लेमन ग्रास की यहाँ पर जो हमारे नीचे प्लेन्स वाले क्षेत्र हैं उनमें खेती हो रही है। और इस तरह से हम देखें जो उच्च शिखरीय हमारे क्षेत्र हैं, जिनमें कि हमारा उत्तरकाशी वाला और चमोली वाला, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर वाले क्षेत्र हैं, इनमें कुटकी का जो है खेती पिछले 10 सालों में लगातार प्रयास है, लेकिन अभी कुछ 3-4 सालों में इसका काफी बड़े स्तर पे खेती का प्रयास जो है सफल होता हुआ दिख रहा है। और हम अगर जनपदवार देखें तो हमारे यहाँ पर उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा खेती है, जिसमें सतावर की खेती काफी बड़ी मात्रा में है, जिसमें पीली सतावर एक होती है। पीली सतावर तो काफी बड़े स्केल में यहाँ पर है, लगभग हमने एक अनुमान लगाया था तो 250 हेक्टेयर में इसकी खेती यहाँ पर अभी चल रही है। और इस तरह से धीरे धीरे हम देखें तो प्लेन से ऊपर की तरफ, पहाड़ की तरफ भी अभी लोगों का खेती का रुझान लगातार बढ़ रहा है। ये हम अगर प्रोडक्शन की बात करें अभी तो जो हमारे सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन अभी निकल के आया है वो यहाँ से जो बाहर भी जाता है वो तेजपात का है, फिर सतावर का है, और इस तरह से फिर कुटकी और तुलसी की भी खेती यहाँ पर काफी अच्छे स्केल पे अभी लोग किसान करने लगे हैं। अब थोड़ा सा इसमें हम अगर एक मोटा इसका विश्लेषण करें और देखें कि क्या फायदे हैं जड़ी बूटी की खेती करने के, और जो प्रदेश में हमारी जो मेन अभी खेती चल रही है उसमें हो रहा है, तो सबसे ज्यादा जो है उच्च शिखरीय एक प्रजाति है अतीश। और अतीश का हम देखें तो बहुत बड़ा लाभ जो है किसानों को अतीश की खेती के अंदर मिलता है, जिसमें नेट प्रॉफिट जो है 6 लाख रुपए का है, और इसमें जो खेती करने की लागत है वो 3 लाख रुपए है। तो इस प्रकार से अगर हमारे किसान भाई, जैसे भरमौर में भी कई ऐसे क्षेत्र हैं आपके जिनमें ये अतीश प्राकृतिक रूप से भी होता है,
तो वहां पर ये जड़ी बूटी का अगर खेती पे किसान लाते हैं तो बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। 7 फुट का 3 लाख रुपए के आसपास की अभी इसका आ रहा है, और ऐसी ये 2-2.5 लाख रुपए के आसपास जो है ये 2 और क्रॉप है। डेंडेलियन ये नई क्रॉप है, रोजमेरी का यहाँ पे किसान फायदा उठा रहे हैं। अब हम इसका मार्केट देखें उत्तराखंड में, तो हमारे पास यहाँ पे डाबर इंडिया, नेचुरल रेमेडी, हिमालयन ड्रग्स, इमामी और सामी लैब्स, ये कुछ हमारे पास यहाँ पे कंपनी है जो डायरेक्टली किसानों के साथ यहाँ पे उनका जो रॉ मटेरियल है उसकी खरीद के लिए यहाँ पे उनकी डिमांड है। तेजी से मैं आपको थोड़ा सा ये कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहता हूँ। ये अतीश है, यहाँ पर पहली बार पूरे भारत के अंदर जो है अगर अतीश की कहीं खेती होती है तो वो सिर्फ उत्तराखंड में है। और यहाँ पर तेजी से इसके किसान अभी 200 मात्र यहाँ पे अभी किसान हैं, और तेजी से किसान ये इसकी खेती करने के लिए यहाँ पर काफी किसानों की डिमांड हर साल बढ़ रही है। और ये अतीश का जो है जो बिक्री करने, ये कूट है। कूट की खेती जो है हिमाचल प्रदेश के आपके लाहौल स्पीति में काफी अच्छे स्केल पे बहुत सालों से होती है, बहुत वर्षों से होती है, और यहाँ पर भी ये काफी मात्रा में अभी किसानों ने इसका खेती शुरू कर दिया है। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों के बीच में ये रखना चाहता हूं कि हमने यहाँ पर किस प्रकार से अपना कार्य शुरू किया और आज हम अभी किस स्थिति में किसानों के बीच में हैं। ये हमारी जो शुरुआत हुई है 2011 से, और विगत 9 सालों में अभी तक हमने जिनसे हमारा डायरेक्टली बाईबैक फार्मिंग के साथ में हम लोग, हमारे जो किसान जुड़े हुए हैं वो 800 किसान हैं, जिनको हमने एसएचजी के माध्यम से सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर जो है किसानों को जोड़ा हुआ है। ये 52 एसएचजी हमारे 8 जिलों में उत्तराखंड में हैं, और जिसमें हमने लगभग 40 लोगों को इन खेती करने में, किसानों के मटेरियल को कलेक्शन करने में और उसकी प्रोसेसिंग करने में जो है 40 लोगों को सीधा रोजगार दिया हुआ है। जो हमारा 3 प्रकार से हम यहाँ पर ह्यूमन इंडिया जो कार्य करता है, पहला जो हमारा कार्य है वो है कि किसानों को तैयार करना, ज्यादा से ज्यादा नर्सरी को बढ़ावा देना। उसमें हम लोगों ने यहाँ पे अभी 5 जिलों में अपनी नर्सरी बनाई है, जिसमें हर साल जो है लगभग हम 50 लाख से ज्यादा पौध जो है किसानों को उस नर्सरी से वितरित करते हैं विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, जिसमें कि हमारा जड़ी बूटी शोध संस्थान, हमारा भेषज विकास इकाई, मनरेगा, ग्राम्या और इस प्रकार के बहुत सारे संस्थान, सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट, ये सारे जो संस्थान हैं इनके किसानों को हम लोग जो यहाँ से पौध सप्लाई देते हैं। और दूसरा जो हम डायरेक्टली खेती जो करवाते हैं उसका रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके उसको वैल्यू एड करके किसानों के खेतों से डायरेक्टली कंपनी को देने का काम करते हैं। और तीसरा जो जो हमारा कार्य है वो स्थानीय स्तर पर लघु उद्योग लगाकर जो हमारी जड़ी बूटियां हैं उनके प्रोडक्ट बनाने का जो है कार्य करते हैं, जिसमें हर्बल हेल्थ जूसेस हैं, हमारे हर्बल टीज हैं, धूप अगरबत्ती प्राकृतिक जड़ी बूटियों से बनी हुई नेचुरल 100% केमिकल फ्री जो जड़ी बूटियों से बनाते हैं, और पूजा सामग्री का निर्माण करते हैं, कुछ कॉस्मेटिक्स का भी, एसेंशियल ऑयल निकालने का भी कार्य करते हैं। और इस प्रकार से हमारा जो है 3 जिलों में छोटे छोटे हमने लोग उद्योग स्थापित किए हैं। ये हमारे जो है बागेश्वर, रुद्रप्रयाग में हमने जो है नर्सरी अभी डाबर इंडिया के माध्यम से नर्सरी भी लगाई है, जिसमें हम लोग 3 लाख प्लांट अभी जो पेड़ हैं लगातार खत्म हो रहे हैं, और जिनकी छाल का प्रयोग आयुर्वेद में, जिनकी छाल की बहुत ज्यादा मांग है, और चूंकि पेड़ों की छाल निकालने से पेड़ जो है खत्म हो जाते हैं, तो ऐसे जो पेड़ हैं उनको हमने ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करने के लिए ये हमारा कार्य अभी चल रहा है, जिसमें कि हमने 2 लाख पेड़ जो है ऑलरेडी पिछले 2 सालों में 8 जिलों में हमने उसका प्लांटेशन कर दिया है।
और जो विलुप्त होती प्रजाति हैं उनके ऊपर भी हम कार्य कर रहे हैं। जैसे कूट मैंने आपको बताया, इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने के लिए कार्य हो रहा है। ये कुटकी है, कुटकी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने के लिए कार्य हो रहा है। यही घर के आंगन में ये प्रोसेसिंग का काम कर रहे हैं। ये अतीश है, ये अतीश का बीज है। हमारे कोई किसान भाई अगर जुड़े होंगे जो अतीश का काम करते होंगे, अभी लाइव हमें अगर देख रहे हैं, तो ये अतीश के बीज की पहचान अगर करते होंगे तो आप देखिए कि ये काला जो बीज है, काले रंग का, वो बहुत उन्नत किस्म का बीज होता है। और अगर ये बीज का रंग जो है हल्का भूरा कलर का मिट्टी रंग का अगर बीज है, तो बीज जो है उसका जमता नहीं है। तो ये थोड़ा कुछ टेक्निकल बातें भी मैं बीच बीच में आपको शेयर करता रहूंगा। ये जटामासी है। जटामासी की खेती के लिए बहुत ज्यादा प्रयास हो रहे हैं, क्योंकि जटामासी आयुर्वेद में एक बहुत ज्यादा इसकी मांग है और खेती इसकी लगभग देश दुनिया में ना के बराबर है। उत्तराखंड ही पहला प्रदेश है जिसने इसकी खेती के लिए बहुत ज्यादा प्रयास काफी सालों से कर रहा है। और ये कपूर कचरी जो हिमाचल प्रदेश में भी ये काफी बड़े मात्रा में होती है, जिसका कि वहां पर इसके पत्ते की बैठने के लिए चटाई बनाते हैं। तो शायद दूसरी इसकी कोई वहां पर कपूर कचरी न कह के कुछ और कहते होंगे। तो इसकी भी हम यहाँ पे हमने खेती की शुरुआत की है। ये रोजमेरी की खेती भी काफी बड़े स्तर पे हम लोग कर रहे हैं। पिछले साल हमने 10 लाख पौधे रोजमेरी के मनरेगा के माध्यम से दिए हैं, और इस साल भी अभी इस सितंबर तक हम जो है अभी 7 लाख पौधे ऑलरेडी प्लांटेशन में ला चुके हैं। इसकी भी बहुत बड़ी मांग है। और ये रोजमेरी जो है हमारे हम भी रोजमेरी का प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये एक ऐसी फसल है जिसको आप एक बार प्लांटेशन करते हैं तो ये एक चाय की तरह, चाय के बगीचे की तरह काम करता है। 15 सालों तक जो है ये पेड़ लगातार आपको फसल देता है। तो बहुत अच्छी फसल ये जो है, मैंने एक्चुअली आज से 5 साल पहले सिर्फ 4 पौधे से इसकी नर्सरी की शुरुआत की। तब इसको उत्तराखंड में कोई करता नहीं था। तो हमारी जो संस्था है, हम लोगों ने इसको शुरू करने के लिए 4 पौधों से स्टार्ट किया और 10,000 हमने इसके मदर प्लांट बनाए 1 साल के अंदर। और ऐसा करते करते आज ये लगभग जो है 700 किसानों के पास उत्तराखंड में इस समय रोजमेरी की खेती हो रही है। और इसकी जो कच्चे माल की और अभी इसका तेल निकालने का कार्य भी यहाँ पे हो रहा है। तो ये भी बहुत, लेवेंडर भी हिमाचल प्रदेश में चंबा में ऑलरेडी लोग किसान लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छे स्तर पे करते हैं। तो हम इसकी भी प्रयासरत हैं कि इसको उत्तराखंड में उच्च शिखरीय जो हमारे क्षेत्र हैं वहां पे करने का प्रयास है। कुछ ट्रायल्स हमारे अभी चल रहे हैं और अच्छा उसमें परिणाम हमारा आ रहा है। तो ये इस प्रकार से हमारी संस्था अवेयरनेस कैंप लगाती है, किसानों को जागरूक करती है, उनको नर्सरी के बारे में, नर्सरी में कैसे अच्छे बीज का चयन किया जाए, कैसे हम जो है पौधशाला तैयार करते हैं, उसके बाद जो है पौधशाला को कैसे उसको मैनेजमेंट होता है जो पौधशाला का पूरा, उसमें ज्यादा से ज्यादा कौन सी पौध हम लगाएं, कैसे पौधों को हम उसमें कम से कम मृत्यु दर हो पौधे में, वो सारा प्रशिक्षण हमारा होता है। और किसानों के समूह के बीच में जाकर हमारा सारा कार्य जो होता है वो ग्रास रूट लेवल में होता है। जो कुछ भी हमने अपनी शोध कार्यों में सीखा है, लैब में सीखा है, जो वैज्ञानिक हमारे लैब में जो भी काम करते हैं, उस कार्य को हम कोशिश करते हैं कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको ग्राउंड पे लाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि पिक्चर में आपको दिख रहा है कि हम लोग ये कपूर कचरी का कैसे प्रोसेसिंग करें, वो किसानों को बता रहे हैं। तो इसकी हमने, अब पहले हमारे किसान भाई इसको हाथों से इसकी कटिंग करते थे तो बहुत दिक्कत होती थी। अब हमने किसान भाइयों के लिए कुछ कृषि यंत्र भी ऐसे बना लिए हैं प्रोसेसिंग के लिए, जो कि किसान भाई जो है 1 घंटे के अंदर इसमें 400 किलो कपूर कचरी का प्रोसेसिंग कर लेता है। और साथ में हमने सोलर ड्रायर्स को भी किसानों को पहुंचाने का प्रयास है, और बहुत अच्छी क्वालिटी का कपूर कचरी आज हमारे किसान भाई तैयार कर रहे हैं। तो ये प्रशिक्षण हमारे लगातार चलते रहते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको ये बताने का प्रयास करता हूं कि हमने लघु उद्योग विकसित करने के लिए जो प्रयास किए हैं वो आज उसका क्या स्टेटस है। तो इसके लिए हमने बहुत छोटी सी शुरुआत की थी। भारत सरकार की जो PM-EGP योजना है, जिसमें कि हमारे जो युवा हैं
पढ़े लिखे युवा हैं वो अपना कुछ कार्य करना चाहते हैं खेती का, उसके लिए 25 लाख रुपए तक का लोन जो है 35% सब्सिडी पे, ये एक योजना है जो कि जिसकी कि दो विभाग जो हैं उत्तराखंड में इसका संचालन करते हैं, जिनमें खादी एवं ग्रामोद्योग एक विभाग है जो कि स्थानीय स्तर पे आपको हर जिले में इसका ऑफिस है, और साथ ही जो है हमारी DIC जो है जिला उद्योग केंद्र, ये भी इस योजना को यहाँ पे संचालन करती है। इस योजना के माध्यम से हमने एक छोटा सा उद्योग लगाने का 2013 में हमारा जो है उद्योग शुरू हुआ, जिसमें मात्र हमने वहां पे एक SHG का गठन किया था, जिसमें 5 महिलाओं को हमने प्रशिक्षित किया और 5 लाख रुपए का लोन लेकर इसको शुरुआत किया। और ये हमारा जो हमारे उत्तराखंड के भाई जो है अभी जो देख रहे हैं उनको मैं बताऊं तो जनपद रुद्रप्रयाग में जो है लगभग 32 किलोमीटर दूर एक जखोली ब्लॉक के अंदर हमने ये यूनिट लगाई है, जो कि मेरा अपना घर भी है, क्षेत्र भी है, तो वहां पर हमने यूनिट लगाई है। और जिसको हमने जो है उस समय जब शुरू किया था तो एक छोटे से कमरे पे शुरू किया और मात्र हमने वहां पे हर्बल चाय को फोकस करते हुए अपना काम शुरू किया था, और आज हम वहाँ पे 25 से ज्यादा उत्पाद बना के पूरे देश में हमारा इस समय सप्लाई है। इसमें हमने 2014 में वहाँ पर महिलाओं के 3 जो है ग्रुप बनाए, जिसमें हमने धूपबत्ती और अगरबत्ती बनाने का काम शुरू किया। और जो ये कार्य है उसमें जो रॉ मटेरियल लगता है वो पूरा लोकल रॉ मटेरियल हमने कोशिश किया है। उसके ऊपर मुझे 2 साल तक शोध कार्य करना पड़ा, जिसमें मैं बहुत समय तक जो है बाहर भी घूमता रहा, दिल्ली गया और मैंने देखा कि कैसे धूपबत्ती जो है बनती है। तो मुझे देखने को ये आया कि जैसे सीलमपुर दिल्ली में गया, खारी बावली में गया, तो वहां पर देखा तो पूरी तरह से केमिकल से बनी हुई धूप अगरबत्तियां जो है वहां पे बनती हैं, और कोयले के अंदर जो है खुशबू डालने के बाद सिंथेटिक केमिकल डाल के लोग वहां अगरबत्तियां बनाते हैं। आया कि इस प्रकार का जो एक तो इससे हमारे पर्यावरण को बहुत बड़ा नुकसान है, और जो इसको जलाता है उसके स्वास्थ्य को भी बहुत बड़ा नुकसान है। अगर आप देखें तो ये पूरा केमिकल होता है, ये जो खुशबू होती है ये भी पूरा केमिकल से बनी हुई होती है, और इसमें DEP जैसे केमिकल जो है उसका प्रयोग करते हैं, जो कि हमारे फेफड़े के लिए और हमारे जिनको जैसे जिन भाइयों को दमे की बीमारी है उनके लिए बहुत ही खतरनाक ये होता है धूपबत्ती को जलाना, अगरबत्ती को जलाना। तो कैसे हम लोग अपने स्थानीय क्षेत्र से कौन सी जड़ी बूटियां इसमें होंगी, इस पे लगातार मैंने काम जो है 2 साल काम करने के बाद इसमें सफलता प्राप्त हुई। 16 जड़ी बूटियां ऐसी हमारे क्षेत्रों में होती हैं, शायद वो हिमाचल प्रदेश में जो 1500-1600 मीटर के ऊपर जो है या 2000 मीटर के क्षेत्र हैं वहां पर ये जड़ी बूटी आपको आसानी से मिल सकती हैं। तो उनमें जैसे नेरपाती होती है, और आपके यहाँ अगर जो नीम होती है, पहाड़ी नीम, डैंकण हम लोग कहते हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छा पौधा है, उससे मच्छर भी भाग जाते हैं। इस प्रकार का जड़ी बूटी का मैंने वहाँ पे स्थानीय लोगों के साथ मिलकर कलेक्शन करने का कार्य किया, और फिर उन जड़ी बूटियों का जो धूपबत्ती अगरबत्ती है उसको हमने लैब में भी टेस्टिंग के लिए दिया, उसकी टॉक्सिकोलॉजी वाली लैब में दिया, साथ ही पर्यावरण पे वो कैसा, और एक जो हमारा जहाँ पे हम जड़ी बूटी को जलाते हैं पूजा स्थल होता है उस पे क्या प्रभाव डालता है, उसके लिए भी हमने कोशिश किया कि जानने का। तो उसमें हमें ये देखा कि 38% जो है माइक्रोब्स को, जो विषाणु कीटाणु जो होते हैं और जो फंगस होता है, तो उनको 38% उनको वहां पे इन धूप अगरबत्ती को जलाने से उनका निवारण हो जाता है। तो ये भी इस प्रकार की जो हमारी जब धूप अगरबत्तियां निकल के आई तो फिर हमने उसको मार्केटिंग के लिए खादी के जो यहाँ पे स्थानीय स्तर पे हमारे जो आउटलेट हैं उन पे देने का कार्य किया। और हमको 2017 में जो है हमारे बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर जो है हमारा यहाँ पे स्थानीय हमारे रुद्रप्रयाग में ही केदारनाथ धाम है, वहां से हमें
ये मांग आई कि आपकी धूपबत्ती को हम लोग जो है, क्योंकि स्थानीय जड़ी बूटी की बनी हुई है, तो इसको हम प्रसाद के रूप में पहुंचाना चाहते हैं, सारे भक्तों को देना चाहते हैं। और प्रसाद संघ, यहाँ पे जो केदारनाथ प्रसाद संघ है, उन्होंने हमारी धूपबत्ती को इसमें शामिल किया। तो फिर हमने और भी बड़े स्तर पे इसके ऊपर काम करना शुरू किया। तो ये आज की जैसे कि पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं, तो 1 लाख के से ज्यादा जो है डब्बियां हमारी धूपबत्ती की, वहां से हमारे पास डिमांड हर साल यहाँ पे रहती है। और साथ ही हमने इनको खादी और उद्योग के विभिन्न जो उनके प्रशिक्षण केंद्र हैं, प्रदर्शन केंद्र हैं, उन पे भी हमारा जो है इसका डिस्प्ले रहता है। और साथ ही अब हम पूरे देश दुनिया में बहुत सारे आश्रम्स में, बहुत सारी फार्मेसी को, और जैसे पतंजलि यहाँ पे बाबा रामदेव जी की फार्मेसी है, उनसे भी हमारे पास इसकी मांग आई है। और हम लोग अभी इतने सक्षम नहीं हुए कि उनको देने की, क्योंकि उन्होंने जो हमें डिमांड दी है लगभग 30 टन पर मंथ, प्रति माह 30 टन का जो धूप कोन को की उनकी डिमांड रही है, अभी हमारे पास है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसको कैसे बड़े स्तर पे करें। तो ये भी एक बहुत अच्छा उद्योग है, जो कि हमारे किसान भाई बहुत छोटी कम लागत में, क्योंकि इसमें लागत बहुत कम आती है। और मैं अपनी बात करूं तो हमने मात्र इसके लिए 25,000 रुपए का खर्चा किया था, और हैंडमेड जो है, हाथों से हैंडमेड जो है हमने बनाने का शुरुआत किया। और ये हमने अगरबत्ती का कार्य भी वहां पे शुरू किया, जिसके लिए ये मैं गुजरात से ये मशीनें लाया था, जिसमें हमारे जो स्थानीय स्तर पे वहाँ बांस का वो लगा हुआ है, कुछ किसानों ने लगाया है, उसको खरीद के हमने उसकी स्टिक बनाने का भी काम किया। और उसको जो है शुद्ध अगरबत्ती को जो है लोगों तक हमारी आज बहुत अच्छी मांग जो है हो चुकी है, तो इसको भी हम बहुत अच्छे स्तर पे अभी कर रहे हैं। और साथ ही हमने एक छोटी सी वहां पर हेल्थ जूसेस की जो जड़ी बूटी है उनका जूस बनाने की प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाई है। जैसे कि आप लोग ये पिक्चर में देख रहे हैं कि गिलोय का जूस की आजकल बहुत ज्यादा मांग है, बहुत बड़े स्तर पे आजकल गिलोय की मांग है। हमारे पास ही अभी 3 फार्मेसी की मैं गिलोय जूस की बात करूं तो मेरे पास जो है इस समय 10,000 लीटर की मांग है। तो मैं अभी जो है ज्यादा से ज्यादा स्थानीय स्तर से हम लोग यहाँ पर लोकल में भी बिक्री करते हैं और बाहर भी हम लोग भेज रहे हैं। तो ये उद्योग लगाने में भी बहुत बड़ा खर्चा नहीं है। ये छोटी सी एक मशीन है, ये मशीन हमने हरियाणा से हमारे किसान भाई जो है धर्मवीर दामला जी हैं, तो उनके यहाँ से ये मशीन हम लाए थे, जो कि बहुत अच्छा यहाँ पे हमारा जो जंगली फल हैं, हमारे स्थानीय जो फ्रूट्स हैं, जैसे माल्टा होता है और फूल हैं, बुरांस है, तो सारे चीजों का जूस बनाने के लिए हम लोग इस मशीन का अभी प्रयोग कर रहे हैं। साथ में जो जंगली शहद है इसके ऊपर भी हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, और बहुत अच्छी मात्रा में इसकी हमारे पास इस समय डिमांड आई है। और साथ में जड़ी बूटी की चाय और टी बैग बनाने का भी काम कर रहे हैं। तो ये सारे छोटे जो उद्योग हैं वो हमारे, जैसे कि हम यहाँ पे कर रहे हैं, हमारे हिमाचल प्रदेश के किसान भाई भी जो हैं उसको कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा जड़ी बूटी की खेती से क्या क्या लाभ किसान भाई जो है उठा सकते हैं, जो इसकी खेती करना चाहते हैं, उस पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं। तो जो हमारे बिल्कुल नए किसान हैं, जो अभी खेती करने में इच्छुक हैं, जिन्होंने अभी खेती की नहीं है और शुरुआत करना चाहते हैं और उनको ये कंफ्यूजन है कि कैसे शुरुआत करें, तो उनके लिए मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें उनके बीच में रखना चाहता हूं कि सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करें कि जड़ी बूटी की जो खेती या इससे जुड़ा हुआ उद्योग या इससे स्थानीय स्तर में अगर जड़ी बूटियां जंगल में भी मौजूद हैं, उससे भी जुड़े हुए उद्योग कैसे हो सकते हैं, कैसे हम लोग जुड़ सकते हैं, कैसे रोजगार हमको सीधा सीधा मिल सकता है। तो उसके लिए मैं 3 भागों में इसको डिवाइड करके बता सकता हूं आपको कि सबसे पहले हम देखें तो जड़ी बूटी की इस समय खेती करने के लिए सरकार ने इतनी ज्यादा योजनाएं अभी धरातल पे उतारने की कोशिश किया है कि जिसमें सबसे बड़ी दिक्कत हमें ये हो गई है कि हमारी पौधशाला
विकसित करने की हमें बहुत बड़ी आवश्यकता हो गई है, क्योंकि उच्च गुणवत्ता की हमारे पास पौध अभी 10 हेक्टेयर में, एक जिले में हम लगभग 10 हेक्टेयर पे काम कर रहे हैं, तो उसमें हमें किसानों को जड़ी बूटी की पौध नहीं मिलती है। तो उसके लिए किसान भाई जो है पौधशाला लगा सकते हैं। पौधशाला के लिए हम देखें तो 30 से 70% का हमने जो देखा शुद्ध लाभ जो है किसानों को पौधशाला से मिलता है, और जिसमें कि कूट, कुटकी, अतीस, बड़ी इलायची, सर्पगंधा, अकरकरा, ये जो जड़ी बूटियां हैं इनकी बहुत ज्यादा मांग है इनके पौधों की, तो इनकी पौधशाला कर सकते हैं। साथ में अगर हम इसको खेती, डॉक्टर साहब जी संजीव जी, आप 10 मिनट में कंक्लूड कर दें, फिर प्रश्न ले लेंगे कुछ। अच्छा ठीक है डाक्टर साहब, मैं और शॉर्ट करते हैं इसको। तो इसमें जो उच्च शिक्रिया जो हमारे क्षेत्रों की जड़ी बूटियां हैं उनमें देखें तो हमारे बहुत अच्छी एक फसल है जिसको कि आप भरमौर क्षेत्र, और जो किसान भाई हैं हमारे, उसके लिए इसका बीज पौध उत्तराखंड से उनको उपलब्ध हो सकता है। ऐसे ही कूट का जो है 24 महीने का खेती यहाँ पे है, उसको भी बहुत अच्छे स्तर पे यहाँ पे होती है, उसको कर सकते हैं। कुटकी की खेती कर सकते हैं, 28 महीने की खेती है। और ऑरिगेनो एक यहाँ पे अभी जिसकी बहुत ज्यादा मांग आई है, एक वन तुलसी जिसको कहते हैं, उसकी भी खेती कर सकते हैं, जो मात्र 3 महीने की फसल है। और मैं आपको थोड़ा सा मार्केटिंग के बारे में थोड़ा ज्यादा बात यहाँ पे करना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में इस प्रकार का मार्केटिंग का एक जो कैसा यहाँ पे चयन है, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हिमाचल में भी लगभग इसी प्रकार का ट्रेंड है कि किसान भाई जो है अपनी जो भी खेत लोग को कहते हैं उनको जो है अपनी फसल को दे देते हैं, और फिर वो जो है जैसे आपके कुल्लू मार्केट है, आपका मंडी में मार्केट है, इन छोटे छोटे मार्केट में जो है वो फसल चली जाती है। उसके बाद वो खारी बावली, अमृतसर मंडी, नीमच मंडी, उनमें चली जाती है, और उसके बाद वो जो है फार्मेसी को मिलती है। तो ये एक काफी बड़ी सप्लाई चेन जो है, मैंने हिमाचल में भी रहा तो ये देखी है, जिससे कि इसका लंबी सप्लाई चेन का क्या नुकसान है किसानों को कि उससे उनका लाभ जो है बढ़ जाता है एक बहुत लंबे स्तर, लंबी चेन होने के कारण। तो किसान भाई अगर डायरेक्टली अपना खेती को मार्केट के साथ टाइप कर लें, फार्मेसी के साथ टाइप कर लें, तो उसमें कैसे उनको लाभ मिल सकता है, उसके लिए मैं आपको बताऊं कि हमने यहाँ पे एक बहुत अच्छा मॉडल विकसित किया है उत्तराखंड में, कि जिसमें हमने क्या किया है कि कंपनी से संपर्क करके डायरेक्टली किसानों को कंपनी से मिला दिया, और कंपनी की जो डिमांड है हर साल की वो किसानों के पास आ जाती है, और कंपनी उनको बीज पौध, उन्नत बीज पौध और प्रमाणित बीज पौध को उपलब्ध कराने में मदद करती है। साथ में जो है उसका प्रशिक्षण विभिन्न संस्थानों के माध्यम से उनको मिल जाता है, और किसान जो है, किसान भाई डायरेक्टली कंपनी से जुड़ के एक बहुत छोटी सप्लाई चेन यहाँ पे उत्तराखंड में जो एक मॉडल के रूप में जनपद चमोली में निकल के आई है, इससे किसानों को सीधा सीधा लाभ मिल रहा है। जैसे हम देखें कि कुटकी की अभी जो मार्केट में प्राइस चलती है तो 1000 रुपए से ऊपर चलती है, लेकिन इस वाली चेन में हम देखें तो कंपनी सीधा किसानों को इस समय 1400 से 1500 रुपए पर केजी प्रति किलो जो है किसानों को इस समय मिल रहा है, वो इस छोटी सी चेन के अंदर मिल रहा है। तो ऐसे मॉडल हमारे जैसे उत्तराखंड के, हिमाचल में भी हम लोग कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमारे जैसे डाबर इंडिया से डायरेक्टली किसान से कैसे जुड़ा हुआ है कि कुटकी जो है किसान उसे खरीद के और वो अपने उत्पाद बना रहे हैं। और ये देखिए कि कूट का जो जड़ी बूटी की खेती करने में बहुत सारे भाई जड़ी बूटी का ढंग से हैंडलिंग नहीं करते हैं, सुखाने में दिक्कत हो जाती है, वो खराब हो जाती है, तो उसका भी उत्पाद बनाने की हमने कोशिश की है। जैसे कपूर कचरी खराब हो जाती है, कूट खराब हो जाता है, तो उनको प्रोसेसिंग करके पाउडर बना के धूप अगरबत्तियों का निर्माण किया जा सकता है, ताकि किसान का जो लॉस है वो कम से कम किया जाए। तो ये दिखाने का प्रयास है। और मैं छोटे छोटे 2-3 उद्योग आपको सजेस्ट करना चाहता हूं। जैसे हर्बल चाय का उद्योग है, इसकी जो 70% है उसका एक्सपोर्ट चीन से पूरी दुनिया में होता है, और इसकी मांग बहुत ज्यादा है। जैसे आयुष भी अभी अपने काढ़ा जो है लोगों को सजेस्ट कर रहे हैं कि काढ़ा पिए, तो काढ़ा लोगों को उपलब्ध नहीं हो रहा है बहुत अच्छी क्वालिटी का। लोगों को प्लेन से
निचले वाले क्षेत्रों से, जो आपके जहाँ पे कि बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, वहां से जो तुलसी है वो उगाने के बाद वो काढ़ा हम तक पहुंच रहा है, तो वो बहुत अच्छा क्वालिटी का नहीं है। तो किसान भाई अपने स्थानीय स्तर पे भी चाय का उद्योग लगा सकते हैं, धूप अगरबत्ती का उद्योग लगा सकते हैं, जिसमें कि 2 लाख रुपए से शुरुआत करते हुए, और जिसमें 20 से 30 लोगों को सीधा रोजगार मिल सकता है और 60% तक का मार्जिन इसमें है। तो ये बहुत अच्छा ये कार्य है, बहुत ज्यादा इसमें टेक्निकल भी बात नहीं है। हर्बल जूस का बहुत अच्छा कार्य है, वो स्थानीय क्षेत्र में हमारे बहुत ज्यादा आंवला है, गिलोय है, ये उपलब्ध होता है। ऐसे ही हमने यहाँ पर जो संतरे और यहाँ पे किन्नू, माल्टा, संतरा, इनके जो छिलके वेस्ट हो जाते हैं उनका है, तो ये सारे कार्य किसान भाई वहां पे कर सकते हैं। हाँ डॉक्टर साहब, डिस्कनेक्ट, ऑडियो नहीं आ रहा आपका। हम ऑडियो तो ऑन है डॉक्टर साहब। हाँ ठीक है, स्क्रीन आपने स्टॉप कर, अच्छा ठीक है जी। तो इसमें मैं अपने प्रेजेंटेशन को, अपने बात को कंक्लूड करते हुए कुछ महत्वपूर्ण बातें अपने किसान भाइयों को बताना चाहता हूं, जो शुरुआत कर रहे हैं अभी, कि 3 प्रकार से, जैसे मैंने आपको बताया कि आप पौधशाला से जुड़िए, पौधशाला निर्माण से आप शुरू कर लीजिए। जो आपकी बंजर पड़ी हुई भूमि है, उसका सबसे अच्छी बात जो जड़ी बूटी के अंदर होती है कि आपको जड़ी बूटी खेती जो है ऑर्गेनिक रूप से ही करनी है, उसको जैविक रूप से ही आपको खेती करनी है। तो जो बंजर पड़ी हुई भूमि है वो अपने आप में ही ऑर्गेनिक होती है। और ऑर्गेनिक अगर प्रमाणीकरण में भी देखें तो 5 साल उसमें कम से कम लगता है कि जैविक खेती को, हाल 10-15 साल पुरानी जो खेती है जो कि बिल्कुल बंजर पड़ी है, उनमें हमने शुरुआत किया है। तो वो हमारे ऑलरेडी ऑर्गेनिक है, उसको अगर आप करते हैं तो किसी भी प्रकार का हैवी मेटल्स, टॉक्सिक एलिमेंट्स वहां पे नहीं है, तो वो खेती करने के लिए बहुत अच्छा है। और मिट्टी की बात मैंने आपसे की। दूसरा जो है, प्रमाणित बीज लेने के लिए, आप अच्छी बीज लेने के लिए आप वहां पर जो वैज्ञानिक है सोलन में है या आईएसबीटी पालमपुर में है, उनसे भी संपर्क करें। और अभी उसके लिए भी किसान भाई यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, उसके लिए शुरुआत कर सकते हैं। साथ में जो है तीसरा, मैंने जैसे आपको बताया कि रॉ मटेरियल की बहुत बड़ी मांग है। आप लोग जो खेती की शुरुआत करें, वो क्योंकि ये क्लस्टर में खेती करने से ही ये होगा, इसमें 1-2 किसान भाई अगर करते हैं तो इससे डिमांड पूरी होने वाली नहीं है। एक कंपनी जो है 100, 200, 300 टन की डिमांड एक कंपनी की होती है। तो किसान भाई कोशिश करें कि ग्रुप में फार्मिंग करें। हमारे जो युवा भाई हैं वो उनको वो कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा इच्छुक किसान भाइयों को जोड़ें, उनमें एसएचजी बनाएं, उनकी फिर समिति बनाएं, और फिर जो है अच्छे से उनको प्रशिक्षण देते हुए रॉ मटेरियल का, सबसे पहले रॉ मटेरियल के ऊपर काम करें। रॉ मटेरियल में आप जैसे आपके वहां का जो कूट है, आपके चंबा का जो कूट है बहुत अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। उसमें कुछ हमने सैंपल्स देखा कि कुछ दिक्कत आती है, जैसे फंगस आ जाता है। कर रहा हूँ बिल्कुल साफ सुथरा एकदम, उसमें कोई मिट्टी नहीं है। तो इस प्रकार का अगर आप करते हैं तो आपको बहुत अच्छी इसकी कीमत मिल जाती है। साथ में देखें कि जो हमारा रॉ मटेरियल है उसकी पैकेजिंग के ऊपर और उसको ग्रेडिंग करने में, सॉर्टिंग करने में, उसमें कोई कबाड़ तो नहीं है, उसमें कोई मिट्टी तो नहीं है, इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग लें, जिससे कि आपको बहुत अच्छा जो है इसका मूल्य मार्केट में मिल सकता है। आप देखें कि जड़ी बूटी की पैकिंग हमने दिखाई तो जूट बैग में ही हमेशा की जाती है, तो ये करें। साथ में ये देखिए कपूर कचरी मैंने आपको बताया, तो ये बहुत अच्छी इसका इस समय डिमांड है, तो ये कर सकते हैं। बहुत अच्छा चिप्स बनाने के लिए मशीन का, साथ में मशीन का प्रयोग कर सकते हैं। और ये मैं आपको दिखा रही जो है उसकी चाय जो है बहुत अच्छी इसकी डिमांड चल रही है। साथ में हम लोग तिमूर, एक जड़ी बूटी टिमरू, जिसको आप लोग स्थानीय वहां पे होती है, आपके चंबा भरमौर में भी इसका काफी पौधे हैं, काफी है प्राकृतिक अवस्था में, तो ये भी बहुत अच्छी डिमांड में है। तो ये मैं कंक्लूड करते हुए कुछ बातें ये कहना चाहता हूं कि हमारे युवा भाई, हमारे किसान भाई, एक चीज तो दिमाग में ये रखें कि इसकी
मांग जो है बहुत ज्यादा है, क्योंकि हर बार ये बात आती है कि भाई हम खेती करते हैं, इसकी मार्केटिंग नहीं हो पाती है। तो मार्केटिंग का कारण ये नहीं है कि भाई उसकी मांग नहीं है, उसका नहीं है, ऐसे हमने लिंकेज बनाई नहीं है कि मार्केट आप तक आए। जब इसकी क्लस्टर में खेती होगी तो किसान अपना आप ही आएगा। जैसे मैं बताऊं कि अभी उत्तराखंड कूट कुटकी में इतना फेमस हो गया है पूरे भारत के अंदर कि खुद हमारे पास कॉल आते हैं, मार्केट हमारे पास चल के आता है। तो सप्लाई बहुत कम है, डिमांड बहुत ज्यादा है। दूसरा मैं आप इसका मुझे लगता है कि अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है, और जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें कोऑर्डिनेशन की भी कमी है, थोड़ा मोटिवेशन की भी कमी है, और सबसे बड़ी कमी जो है हमारी स्किल की है कि हमारा स्किल जो है किसानों का और बढ़ाने की आवश्यकता है। और साथ में सर्टिफिकेशन की भी बहुत बड़ी दिक्कत है, अभी वो हो नहीं पा रहा है। लेकिन अगर हम इसको बड़े स्तर पे करते हैं तो ये हमारा आसानी से किया जा सकता है। यहाँ पर सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों के लिए दिया है, एरोमेटिक के लिए, और अभी साथ में औषधीय पादप के लिए भी कर रहे हैं। तो आप अपने किसान भाई मिलके सरकार पे ये दबाव बना सकते हैं कि बहुत अच्छी प्राइस में जो है इसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस बनाएं। तो इस प्रकार से हमारे किसान भाई जो शुरुआत करने वाले किसान भाई हैं, मैं उनको एक साफ स्पष्ट एक संदेश देना चाहता हूं कि वो शुरुआत करें इसमें बिल्कुल ना झिझकें। जैविक खाद्य पदार्थों की तो मांग आप देख ही रहे हैं इस समय, जो हमारा कोविड-19 के बाद कितना ज्यादा हो गया है। लेकिन जो हमारी जड़ी बूटियां हैं उनको जैविक रूप से उनकी खेती करके उनकी जो रॉ मटेरियल की मांग है, इसमें हम हिमाचल को सब मिलजुल के लोग एक ब्रांड के रूप में स्थापित कर सकते हैं। तो अब मैं बाकी जो है, अगर हमारे किसान भाई का कोई सवाल हो तो उस सवाल के माध्यम से अपनी बात को रखना चाहता हूं। तो डॉक्टर साहब मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, और आप मुझे सवाल पास ऑन कर सकते हैं अगर कोई किसान भाई पूछना चाहता है। और डॉक्टर बटोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी हम सब के सामने रखी, और मुझे लगता है कि जितने भी हमारे सज्जन फेसबुक के माध्यम से लाइव हमसे जुड़े हुए हैं, उन्हें अवश्य आपके द्वारा जो अनुभव आपने शेयर किए उनका फायदा उन्हें मिला होगा, और वो उन अनुभवों को वो अपने जीवन में लेकर आएंगे। और अगर 10 या 5 लोग भी अगर उसको प्रैक्टिकल रूप में अपनाते हैं तो हमारा जो मकसद था आज का, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पूरा होगा। शिव भूमि सेवा दल, जिनके सौजन्य से हम ये व्याख्यान आपके सामने ला रहे हैं सभी के सामने, उनके भी बहुत ही प्रयास जो उन्होंने किए हैं वो बहुत सराहनीय है। जिस तरह से अभी उन्होंने कोरोना काल में जब सभी लोग शहर से गांव की तरफ जा रहे थे, और हमेशा सबकी ये एक मन में रहता है कि गांव से शहर की तरफ जाएंगे तो रोजगार हमें मिलेगा, लेकिन उन्होंने इसके विपरीत जब उनके सामने विपत्तियां आई, मुसीबतें आई, तो उन विपत्तियों और मुसीबत को उन्होंने मुसीबत रुकावट ना समझ के उसको एक अपॉर्चुनिटी लेके समझा, और जो उनमें क्षमताएं थी, क्योंकि सभी ह्यूमन बीइंग के अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल रहता है, और उन्होंने एक छोटे से समूह के रूप में, जिस प्रकार आपने 5 लोगों के समूह में शुरू किया और आज 1500 किसानों के आपके पास समूह हैं, और 3 महीने के भीतर ही एक बहुत अच्छा मॉडल डेवलप किया, और जो बंजर भूमि जो चारागाह की तरह पड़ी हुई थी वहां पर उन्होंने जो है अपने सब्जी उत्पादन करके एक लोगों में एक आश जो है वो पैदा की है, जिज्ञासा पैदा की है, और जो रोजगार की संभावनाएं हैं वो विकसित हुई हैं। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि किस प्रकार से जड़ी बूटी उत्पादन किया जा सकता है, और जो गांव का युवा है वो किस प्रकार आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। गांव आत्मनिर्भर होंगे तो हमारा पूरा राष्ट्र आत्मनिर्भर होगा। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि हमारा जितना भी जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा अधिक है, और अभी भी हमारे भारतवर्ष, हमारा देश गांव पर ही निर्भर है। आपने बहुत अच्छी जानकारी रखी और इससे हम सभी लाभान्वित हुए हैं। हमें कुछ प्रश्न मिले हैं, उन प्रश्न में कुछ हमने सिलेक्ट किया हमारी टेक्निकल टीम में, उन प्रश्न को आपके सामने जो है वो लाया जाएगा, और वो कुछ प्रश्न जो मैं आपके सामने, कुछ प्रश्नों के उत्तर आपने अपने जो प्रेजेंटेशन थे उसके माध्यम से दे दिए हैं।
कुछ साधारण मैसेज हैं जिन्हें मैं आपके सामने लाना चाहूंगा। एक मैसेज जो प्रश्न आपके सामने आया है, वो प्रश्न पूछा है अमित जी ने। उनका ये कहना है कि जो हम जड़ी बूटियां एकत्र करते हैं जंगलों से, उन जड़ी बूटियों को कई बार लोग जो है वो खाड़ लेते हैं या काट लेते हैं। तो क्या उन जड़ी बूटियों को किस प्रकार से हम कल्टीवेट कर सकते हैं? इसमें एस्कुलेटा, जो मोशिला एस्कुलेटा है, गुच्छी की बात उन्होंने की है, और ये बहुत ही बहुमूल्य जड़ी बूटी है। तो किसानों को उसका कल्टीवेशन किस प्रकार से करना चाहिए? दूसरा प्रश्न मैं साथ में ही पूछ लूंगा ताकि आप उसका उत्तर जो है वो साथ में ही दे दें। दूसरा प्रश्न ये है कि जो गांव में जो लोग होते हैं, अगर वो जंगलों से जड़ी बूटियां किस प्रकार से लाएं कि उनकी पैदावार, खेती जो है वो की जा सके। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो प्राकृतिक रूप में जो जड़ी बूटियां जंगलों में होती हैं, उसकी खेती किस प्रकार से की जा सकती है। तो ये दो प्रश्न आपके सामने हैं। हाँ डॉक्टर साहब, मेरी आवाज आ रही है? जी जी। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल लगभग हर जनमानस के मन में होता है कि हमारे जंगलों में अपार जड़ी बूटियां हैं। तो देखिए, जड़ी बूटियों में हम सारी जड़ी बूटी हमारे पास, जैसे हिमाचल की बात करें तो 2000 से ज्यादा जड़ी बूटियां ऐसी हैं जो कि फार्मेसी में प्रयोग होती हैं। तो हम जड़ी बूटियों को, सारी जड़ी बूटियों को एक जैसे एक ही तराजू में नहीं तोल सकते हैं। उसमें कई जड़ी बूटियां हमारी ऐसी हैं जिनको वन विभाग ने और सरकार ने जो है कैटेगराइज किया है कि आप उन जड़ी बूटियों का जंगलों से खोदान कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। उन जड़ी बूटियों की सूची उपलब्ध है, आप उनको अपने वन विभाग से ले सकते हैं। कुछ जड़ी बूटियां ऐसी हैं कि जो बहुत तेजी से जंगल से निकालने के बाद जो है खत्म होने की स्थिति में है, तो उनको प्रतिबंधित किया गया है। तो प्रतिबंधित जड़ी बूटी के ऊपर मैं बात करूंगा, क्योंकि दूसरी जो जड़ी बूटी हैं जो लगातार जिनको जंगलों से निकाला जाता है, जैसे झूला निकालते हैं या तेज पत्ता निकालते हैं, तो इनमें इनके लिए तो एक सीधा रूल ये है कि कभी भी जब भी जड़ी बूटियां जंगल से निकालें तो 60% से ज्यादा हार्वेस्टिंग न करें। आप खुद इसकी अपनी समझ रखते होंगे कि अगर जैसे गुच्छी जैसी एक चीज को हम अगर कलेक्शन करते हैं तो उसमें हमको ये नहीं देखना है कि भाई हम उसको पूरा उखाड़ रहे हैं या कटिंग करके निकालें। हमें उसका पूरी मात्रा में उखाड़ना नहीं है, कुछ पॉपुलेशन वहीं पे छोड़नी है, ताकि क्योंकि गुच्छी में स्पोर्स होते हैं छोटे छोटे, उनके जो बीज बनता है वो गुच्छी के ऊपर वाले भाग से उसमें बीज बनता है। तो आपको गुच्छी को पूरा नहीं उखाड़ना है। कुछ गुच्छी, जैसे आपको अगर 100 मान लिया कि 100 मिलते हैं, तो आपको सारा नहीं उखाड़ना है, कुछ वहां पे छोड़ देना है ताकि उसकी आगे भी जो है उस मिट्टी में उसके स्पोर्स बचे रहें और वो निकलता रहे। और दूसरी बात ये है कि हम उसको खेती में कैसे लाएं। तो देखिए, खेती में तो हम उन्हीं जड़ी बूटियों को लाएंगे जिनकी मांग ज्यादा है, जिनकी जो है हम देखें कि जड़ी बूटी जंगल से निकालने में प्रतिबंधित है, ऐसी जड़ी बूटी को हम खेती में करने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कुटकी आप देखें, कूट तो आपके यहाँ जंगल में होता ही नहीं। कुटकी और अतीस की मैं बात करूं, अतिविसा जो होता है, पतीस कहेंगे आप लोग, हिमाचल में उसका नाम पतीस है। पतीस की मैं बात करूं तो आप उसका बीज जंगल से ला सकते हैं, थोड़ी सी मात्रा में बीज लाके उसकी पौधशाला बना के, और फिर वो पौधशाला आप जो है आगे अपना खेती के रूप में कर सकते हैं। तो जंगल से आप जब खेती के लिए करते हैं तो सिर्फ बीज लाएं, ताकि प्राकृतिक जो आपके रिसोर्सेस है वो खराब ना हो। उन बीजों को लाके खेती में डालें। और हर कोई जड़ी बूटी की खेती करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ चुनिंदा जड़ी बूटियां जो आपके क्षेत्र में होनी चाहिए उनको बड़े मात्रा में खेती करें। आप ज्यादा से ज्यादा जड़ी बूटी खेती करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपको छोटे छोटे स्तर पे खेती करने से फायदा नहीं होगा। कुछ जड़ी बूटियों को बड़े स्तर पे खेती करें ताकि जो कंपनी है उनकी डिमांड पूरी हो सके। जी डॉक्टर बटोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ प्रश्न ऐसे थे जिनका उत्तर आपने दे ही दिया है, जैसे 2-3 प्रश्न, क्योंकि कई बार लगता है कि हमारे प्रश्न ने लिए हैं। एक हर्बल टी के बारे में था जो आपने बता दिया है। और मैं सभी दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे यहाँ जो बिच्छू बूटी होती है, नेटल जिसको बोलते हैं, डॉक्टर साहब उसकी बहुत अच्छी चाय बनाते हैं और मैं भी उसका उपयोग कर चुका हूं बहुत बार। इसी तरह एक प्रश्न था कि कैसे मार्केटिंग और ग्रेडिंग की जाती है, उसका भी आपने अपनी प्रेजेंटेशन के माध्यम से उत्तर दे दिया है। अब हम अपने इस कार्यक्रम के अंतिम स्तर की तरफ जाते हैं।
और अंतिम स्तर में मैं सबसे पहले आज के जो हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय थे और जिन्होंने अध्यक्षता की, प्रोफेसर के.एन. सिंह जो कुलपति हैं ओपन राजसी टंडन यूनिवर्सिटी इलाहाबाद प्रयागराज के, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और अपना आशीर्वाद देने के लिए हम सभी के बीच में आए और हिमालय क्षेत्र से जुड़े हुए विभिन्न कोने कोने से सबको अपना जो है वो विचार प्रस्तुत किए। हम आभारी हैं डॉक्टर बटोला जी का कि अपने बहुमूल्य समय में, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जब रात को 8 बजे भी आपको कॉल करता हूं तब भी आप जो है वो व्यस्त होते हैं, आपने समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि भविष्य में भी हम आपको बुलाएंगे और आप हमारे जो किसान भाई हैं हमारे क्षेत्र के, जिनमें कुछ जिज्ञासा है करने की, उनका आप जो है वो मार्गदर्शन करेंगे और एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में आप उनके सामने जो है वो प्रस्तुत होंगे। मैं आभारी हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं अपने टेक्निकल टीम डॉक्टर गौरव जी का, कि सारा सहयोग उन्होंने जो दिया। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैं एक तो धन्यवाद तो आपका करता ही हूँ, क्योंकि आप तो मित्र भी हैं, तो लेकिन आपसे जो जुड़ी हुई जो समिति है उनका भी धन्यवाद करता हूँ। साथ में जो भाई लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उनको अपना कांटेक्ट नंबर भी शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आपके सवाल जो अभी आपके दिमाग में नहीं आ रहे हैं, अगर भविष्य में भी आप अगर जड़ी बूटी की खेती में रुझान रखते हैं तो मेरा नंबर आपके पास रहेगा। आप लोग निसंदेह निसंकोच संपर्क करें। और जी डॉक्टर साहब, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है, हम आपका नंबर शेयर कर देंगे। जी धन्यवाद। अब मैं हमारा जो शिव भूमि सेवा दल समिति है, शिव भूमि सेवा दल समिति के समस्त सदस्य और खासकर जो शिव भूमि सेवा दल समिति के जो कार्यकारिणी सदस्य हैं, उनमें मैं कुछ नाम आपके समक्ष रखना चाहूंगा। उन सभी का बहुत बहुत आभार कि आपका ये प्रयास रहा और आप में ये जिज्ञासा आई कि आप जो हैं जिस तरह से आप कार्य कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ और लोग भी इस कार्य को करने के लिए जुड़े। और मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि ये अभी हमारी शुरुआत है, हम बहुत लंबा आगे तक जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि इस तरह से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बागवानी, खेतीबाड़ी या जीविकोपार्जन के विभिन्न साधन जो हिमालय क्षेत्र में हमारे लोग जुड़े हुए हैं, उन सब से संबंधित कोई भी समस्याएं होंगी, उनके विशेषज्ञ जो देश विदेश में काम कर रहे हैं, मेरा यह प्रयास रहेगा कि महीने में 1 या 2 बार उन विशेषज्ञों को आपके बीच में लाऊं और उनके अनुभवों को आपके साथ साझा करूं, और आपके मन में अगर कोई जिज्ञासा हो तो मैं उनके समक्ष रखूं। तो शिव भूमि सेवा दल के जो समिति के सदस्य हैं, उनमें अध्यक्ष संजीव कुमार जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बलिराम, सचिव बालीराम शर्मा, उपाध्यक्ष योगराज, एल.आर. ठाकुर, अमर सिंह ठाकुर, शिव कुमार ठाकुर, जालोराम, और शिव भूमि सेवा दल के जो सलाहकार के रूप में और उनका जो मार्गदर्शन करते हैं अनिल कुमार जी, उन सभी का धन्यवाद। मैं धन्यवाद करता हूं फेसबुक लाइव से जुड़े हुए सभी सज्जनों, भाई बहनों का, और खासकर मेरा धन्यवाद रहेगा धीरज कुमार जी का, जो पिछले 3-4 दिनों से प्रयासरत रहे कि किस प्रकार से बहुत से अधिक लोगों को पहुंचाया जाए। मेरे साथी यहाँ जेएनयू में श्री टेकचंद जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बालीराम शर्मा, अनिल, अमित जी, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः दोबारा फिर मैं इसी तरह से आपके समक्ष एक अन्य विशेषज्ञ के रूप में आके आपके साथ दोबारा मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। गौरव जी, अब आप इसको समाप्त कर सकते हैं। जी सर, ठीक है सर।